वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे अक्साई चीन के बारे में। तो ये एक ऐसी जगह है जिसका जो मतलब होता है, अक्साई चीन का मतलब होता है वाइट स्नो डेजर्ट। अब ये डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है और ये एक नो मैंस लैंड है, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसानी आबादी ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो एक इम्पॉर्टेंट जगह जो है ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये मामला उलझा हुआ है। ये मामला उलझाया था ब्रिटेन ने जब उसका भारत के ऊपर शासन होता था, और उलझाया तब था जब रशिया, जो कि उस ज़माने में यूएसएसआर होता था, उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो ये सब जो है क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको हम आज समझेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस की बात करें कि इस एरिया का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस कुछ खास नहीं है। एक तो ये है कि अगर सेंट्रल एशिया के लोगों को तिब्बत पहुंचना है तो ये एक रास्ता है बीच में। साथ में जो है ये चाइना का के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ये हो जाता है कि उनका जो जिंगजियांग प्रांत है उसको तिब्बत से सीधा कनेक्ट करता है। तो अगर ये बीच में ना हो तो रास्ता जो है ज़रा लंबा हो जाएगा। तो यही एक इम्पोर्टेंस है इसका। कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वाली जगह जो है ये नहीं है। साथ में जो है ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि जहाँ आप कुछ इंसानी आबादी रह सकती हो, तो कुछ स्पेशल जगह जो है ये नहीं है। तो मैप में अगर हम देखें तो ये जो पूरा ऊपर का इलाका है ये सेंट्रल एशिया हो जाता है। तो यहाँ पे बीच में जो है मंगोलिया वगैरह आ जाता है। और चाइना के लिए अगर हम देखें तो इनका जो जिनजियांग प्रांत है इधर है, और यहाँ पे आ जाता है तिब्बत। अब ये जो है एरिया है ये दोनों के बीच कनेक्टिविटी देने का काम करता है। अगर ये एरिया चाइना के पास ना रहे तो यहाँ से ऐसी घूम के जाके कनेक्टिविटी होगी, जो कि लंबा रास्ता हो जाएगा। तो एक बेनिफिट जो है चाइना को यहाँ पे ये मिलता है। और साथ में सेंट्रल एशिया के जितने भी लोग हैं जिनको भारत में घुसना हो, वो इस रास्ते से जो है अटैक करते हैं। तो ये जो है हिस्टोरिकली रहा है कि भारत पे जितने भी सेंट्रल एशिया वाले लोगों ने हमला किया है, तो इस रास्ते से जो है उन्होंने हमला करने की कोशिश की है। तो ये एक छोटा सा इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब ज़रा इतिहास में अगर हम जाएं तो ये एरिया जो है सिखों के कंट्रोल में किसी ज़माने में हुआ करता था। पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है उनके कंट्रोल में हुआ करता था। तो जब सिख एम्पायर था तो कश्मीर पे राज जो है इनका होता था, अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से पे जो है इनका राज होता था, पाकिस्तान के बड़े हिस्से पे जो है राज होता था। अब लेकिन बाद में जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज जो है सिखों को हरा देते हैं, एंग्लो सिख वॉर जो है होता है। तो उसके बाद जो है कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है, इसके बाद अंग्रेज में हाथ में आ जाता है। अब उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो सिखों ने जो है इस पूरे तिब्बत एरिया पर कब्जा करने की एक बार कोशिश की थी। तो उनके जो सरदार थे जोरावर सिंह, उन्होंने जो है इस पर हमला करके उसको अपने एम्पायर में मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, और जो है वहीं पर जो है लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो गए थे। ये जो है तिब्बत को, बड़े एरिया को भारत में नहीं मिला पाए थे, लेकिन फिर भी कुछ एरिया जो है यहाँ पे आ गया था, लेकिन ये ज़्यादा समय जो है रहा नहीं था। तो जब जो है अंग्रेज़ों ने सिखों को हरा दिया, उसके बाद जो है बड़ा सा कर्ज जो है सिखों के ऊपर आ गया था। तो उस कर्ज को चुकाने के लिए जो है उन्होंने कश्मीर के एरिया को बेच दिया था डोगराओं को, और उसके बाद जो है डोगराओं का राज जो है वहाँ पे रहा था। तो अब अगर हम बात करें कि ये रशिया यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, तो एक ज़माने में चलता था द ग्रेट गेम। द ग्रेट गेम जो है रशिया का एक जो मुहिम चलती थी कि हमें भी जो है, जैसे दूसरे देश जो हैं बड़े बड़े जगह जा रहे हैं, फैल रहे हैं, दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे हैं, हमें भी वो करना है। तो रशिया ने जो शुरू किया था उसको ग्रेट गेम जो है इंग्लिश में बोलते हैं। तो उस समय एक बहुत ही अमीर देश जो है भारत हुआ करता था। तो दुनिया भर के देश हों, चाहे पोर्चुगीज़ हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, डच हो, सब जो है भारत में आते थे व्यापार करने और फिर उस पर कब्ज़ा करने, उसके रिसोर्सेज पे। तो ये काम जो है रशिया को भी करना था। तो रशिया जो है चाहता था कि हम जो है ब्रिटिश इंडिया को कैप्चर करें, कंट्रोल करें। तो कुछ जो उनकी योजना थी कि हम इधर के राजाओं से संधि करें, और उसके बाद जो है इन पर जिस तरीके से ब्रिटेन राज कर रहा है भारत पर, उसकी जगह जो है हम राज करने लगे। फ्रांस का जो है नेपोलियन, वो भी ऐसी ही इच्छा रखता था, और दोनों के ही जो है सेम मंसूबे थे। तो दोनों के बीच जो है एक प्रकार की संधि हुई कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उसको वो ले लेंगे, और जो दक्षिणी हिस्सा है उसको जो है फ्रांस और नेपोलियन लेंगे। तो दोनों ने जो है एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया, और 35,000 फ्रांस की तरफ से, 35,000 यूएसएसआर की तरफ से जो है फौज जाएगी, और जो है एक
जो है नॉर्दर्न पेनिनसुला पे कब्जा करेंगे, एक जो है सदर्न पेनिनसुला पे कब्जा करेंगे। तो ऐसी जो है इनकी एक स्कीम बनी और भारत पर जो है हमला करने की इनकी ऐसी योजना बनी। लेकिन जो है ये सफल नहीं हो पाई। सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि नेपोलियन जो है वो यूरोप में ही युद्धों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए, अंदर की जो लड़ाई फ्रांस के अंदर जो अंतर्कलह है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। रशिया के जार जो है उस समय थे पॉल वन, और ये जो है इनका सब्र जो है वो खो गया था। नेपोलियन का इंतज़ार करते करते जो है ये अपने सब्र का बांध टूट गया। तो इन्होंने तय किया कि हम खुद ही अकेले जो है, फ्रांस नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम खुद ही अकेले जो है भारत की तरफ कूच करेंगे। तो ये 22,000 अपने सैनिकों को लेके जो है चलते हैं और जो है भारत की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वो ज़माना था जहाँ पे जीपीएस वगैरह सिस्टम नहीं होते थे, सैटेलाइट वगैरह नहीं होते थे, और हर जगह का जो है नक्शा भी आपके पास नहीं होता था क्लियर। तो जब आप बहुत दूर देश से इधर आ रहे हैं, और अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो रशिया से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा होता था। तो बीच में आपके ऐसी अनमैप्ड एरिया का आपको सामना करना पड़ता है जहाँ पे आपको पता नहीं है कि कहाँ है, क्या आ गए, साथ में लोकल स्थानीय परिस्थिति क्या है उसका भी अच्छी जानकारी नहीं होती। तो रशिया वाले आए तो ज़रूर, लेकिन वो उस तेज़ी के साथ जो है यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। अब उस दौरान जो है कुछ नए घटनाक्रम हो गए। तो ज़ार जो हैं उनको उन्हीं के बेटे ने जहर दे के जो है मार दिया। उसके बाद जो है वो जो है वहाँ का राजा बन गया, और उसने जो है ये ऑपरेशन जो है कैंसिल कर दिया और वापस जो है अपने रशियन फोर्सेस को बुला लिया कि अब जो है ये ऑपरेशन हमारा कैंसिल होता है। लेकिन इस दौरान जो है ब्रिटेन काफ़ी सचेत हो गया था, क्योंकि भारत जो है उसके लिए सोने का अंडा देने वाली चिड़िया थी, और किसी भी तरह से जो है उसको खोना नहीं चाहते थे। तो कोई भी देश जो है, क्योंकि यूरोप के तमाम देशों की नज़र जो है भारत पर कब्जा करने के लिए लगी हुई थी, तो उन्होंने भी जो है कुछ काउंटर मेजर लिए अपनी सेफ्टी के लिए। तो पहला काम क्या उन्होंने किया कि उन्होंने सिखों को जो है हरा दिया, एंग्लो सिख वॉर हुए उनको हरा दिया, उसके बाद वो एरिया पे कंट्रोल कर लिया। अब इसके बाद जो है उनकी पॉलिसी ये रही कि हम एक बफर जोन बनाएंगे, भारत के चारों तरफ जो है हम बफर जोन बनाएंगे। अब इसके लिए जो है उन्होंने कई देशों के साथ जो है लड़ाई लड़ी, कई साम्राज्यों के साथ लड़ाई को जीता भी, लेकिन वो एरिया को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बीच में एक तीसरा आदमी जो है वो खड़ा करना चाहते थे रशिया और भारत के बीच में। तो उनकी जो योजना थी वो ये थी कि एक तरफ जो है अफगानिस्तान बीच में खड़ा हो जाए भारत और रशिया के बीच में, एक तरफ जो है वो तिब्बत खड़ा हो जाए। तो इस तरह का उनका योजना थी, और ये इसलिए कर रहे थे ताकि अगर जैसे रशिया लड़ने आ रहा है यहाँ पे भारत पर हमला करने आया, तो पहले उसको अफगानिस्तान से लड़ना पड़े, और अफगानिस्तान से लड़ेगा, उसको जीतेगा तो उतने में आधी ताकत वो अपनी खो देगा। उसके बाद जो है ब्रिटेन को ज़्यादा तैयारी का और ज़्यादा अच्छे से लड़ने का, डिफेंड करने का मौका रहेगा। तो ये जो बफर जोन जो है बनाने उन्होंने शुरू किए, इसलिए ताकि रशिया को जो है यहाँ से दूर रखा जाए। अब यहाँ पे अंग्रेजों को बड़ा फ़ायदा मिला कि देश में उस समय मैपिंग नहीं थी, यानी कि जो जो भी पहले के राजा महाराजा थे उन्होंने भी कोई नक्शे वक्शे नहीं बनवा रखे थे कि कौन सी कहाँ पे किसकी क्या सीमा है, किधर क्या लगती है। तो उस ज़माने में यूजुअली जो है जो नदियाँ होती थी, पहाड़ होते थे, वही जो है बॉर्डर का काम करते थे कि भैया इस नदी के उस पार तुम्हारा एरिया, इस पार हमारा एरिया, या उस पहाड़ी के इधर तुम हो, इस पहाड़ी के इधर हम। तो इस तरह से ही जो है ये अधिकतर जो है चीज़ें चलती थी। तो असल में क्या होता था, पहले चलते थे फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब होता है कि काफ़ी वाइड एरिया जो कि बॉर्डर का काम कर रहा है, जैसे कई किलोमीटर फैली हुई पहाड़ियाँ हैं, जैसे हिंदू कुश माउंटेन है जो कि भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में सेपरेशन करने का काम करता था। तो ये पहाड़ियाँ जो है कई सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में फैली हुई, कोई ऐसी मार्किंग नहीं है कि इस पत्थर के उधर तुम, इस पत्थर के उधर हम। तो इस चीज़ का जो है उन्होंने फ़ायदा उठाया, और उन्होंने देखा अपने हितों के हिसाब से जो है मार्किंग शुरू की, मैपिंग शुरू की, और उन्होंने जो है इस तरीके से जो है चीज़ों को बनाया। और साथ में जिन दूसरे देशों को उन्होंने जो छोड़ दिया, उनको हराने के बाद जो है उनको छोड़ दिया था, उनका मैप बिगाड़ दिया, वो ऐसे बिगाड़ा, और साथ में उनको इनकरेज किया कि आप रशिया की साइड के जो और एरिया हैं वो भी आपके हैं, ऐसा उनको बोला गया। अब ये इसलिए बोला गया ताकि इनका और रशिया का जो है विवाद खड़ा हो, और जब ये विवाद खड़ा होगा तो दोनों के बीच लड़ाई होगी, और इसका फ़ायदा सीधे सीधे ब्रिटिश इंडिया को मिलता है। तो उन्होंने जो है ये सारा काम किया, और उन्होंने एनकरेज किया अफगानिस्तान को, तिब्बत को, चाइना को कि रशिया की तरफ जो और एरिया आते हैं वो आपके ही हैं, उन पर जो है अपना दावा ठोको। तो ये काम जो है ब्रिटेन ने करवाया। अब यहाँ पे अगर हम देखें उस समय के यूएसएसआर का मैप, तो इस प्रकार का जो है बड़ा सा मैप जो है आप देख सकते हैं, ये लाल जो है पूरा यूएसएसआर है।
अब यहाँ से अगर भारत आना है उनको, तो बीच में इधर जो है अफगानिस्तान का उनको सामना करना होता है। तो अफगानिस्तान को युद्ध में हरा देते हैं अंग्रेज, लेकिन वो उस पर शासन नहीं करते, कंट्रोल नहीं लेते, वो इसलिए क्योंकि उनको बीच में बफर जोन चाहिए था। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे जो है वो नेपाल को छोड़ देते हैं, तिब्बत को छोड़ देते हैं, इधर जो है छोड़ देते हैं। जीतने के बाद यहाँ पे भी वो बर्मा को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बीच में जो है एक बफर जोन चाहिए थी कि यहाँ से अगर इधर रशिया आए, इधर आए, तो उनको पहले बीच में किसी और से लड़ना पड़े, उसके बाद ही जो है हम तक पहुँच पाए। तो ये बफर जोन वाली नीति जो है उनकी चल रही थी। अब आप देखिए इसी के तहत जो है कितना मैप जो है उन्होंने अफगानिस्तान का बिगाड़ दिया। तो अगर आप अफगानिस्तान के मैप को देखें तो ये छोटा सा एरिया जो है आपको इस प्रकार का दिखता है, ये एरिया। अब ये जो है अंग्रेजों ने उसको जीतने के बाद जानबूझ के इतना हिस्सा ऐसा छोड़ दिया ताकि रशिया के साथ जो है अफगानिस्तान उलझे। तो इतना एरिया उन्होंने जानबूझ के छोड़ दिया, क्योंकि उस समय जो है ये तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी, ये भी रशिया में होते थे, यूएसएसआर में होते थे। तो एक छोटा सा एरिया जो है बफर जोन बनाने के लिए जो है उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, अफगानिस्तान का मैप जो है थोड़ा सा बिगाड़ दिया। अब यही काम जो है इनको करना था इस तरफ भी, क्योंकि वहाँ से भी उनको डर था कि आ ना जाए। तो इसके लिए जो है ये अपने एक सर्वेयर को अपॉइंट करते हैं, नाम रहता है उनका WH जॉनसन। अब इनको कहा गया कि भैया कश्मीर के एरिया का आप मैप तैयार करो, और इन्होंने जो मैप बनाया उस मैप में अक्साई चीन जो है कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया। तो देखिए पहले कोई मैपिंग नहीं थी, मार्किंग नहीं थी। प्रॉपर मार्किंग जो है यहाँ से शुरू होती है, जॉनसन लाइन बनाई जाती है WH जॉनसन के द्वारा। और अक्साई चीन जो कि एक नो मैंस लैंड था, यानी कि यहाँ पे इंसानी बस्ती नहीं थी, खाली एरिया था वो, वहाँ पे उस एरिया को जो वो कश्मीर का हिस्सा दिखाते हैं। अब साथ में एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारत का दिखाने लगते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं कौन? कश्मीर के महाराजा। तो वो 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है कश्मीर में मिला लेते हैं बाद में, और जो है ले लेते हैं। अब इस मैप का इनको बहुत बड़ा क्योंकि फ़ायदा मिल रहा है, तो वो जॉनसन को इनाम देते हैं, और इनाम ये देते हैं कि उसको लद्दाख का जो है गवर्नर बना देते हैं। तो ये इनाम जो है उसको मिलता है। अब यहाँ पे उस समय की स्थिति ये थी कि क्विंग गवर्नमेंट थी, यानी कि जो चाइना की गवर्नमेंट थी, वो भी जो है इस जॉनसन लाइन को स्वीकार कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो उस समय तक की स्थिति थी। तो जब पहला मैप तैयार हुआ तो ये जो है कश्मीर का ही हिस्सा था, और इसको चाइना भी मानता था। अब बाद में क्या चीज़ें बदली उसको समझते हैं। अब बाद में जो है अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आई कि अगर रशिया से किसी को भिड़ाना है तो कश्मीर के राजा जो हैं उसके लिए कमज़ोर आदमी हैं। उनके पास इतनी बड़ी सेना साजो सामान नहीं है कि वो रशिया से निपट लें। तो एक मजबूत उनको कैंडिडेट चाहिए था जो रशिया से भिड़ सके। तो इसके लिए उनको लगा कि यार चाइना जो है ये बढ़िया काम कर सकता है। तो फिर उन्होंने जो है इस मैप को फिर से बिगाड़ दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अक्साई चीन को जो है वो चाइना की तरफ वाले हिस्से में जो है उन्होंने नए मैप को बनाया और वहाँ दिखाना शुरू किया। साथ में उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया चाइना से कि इस एरिया का आप कंट्रोल ले लो। तो उन्होंने जो है ऐसा रिक्वेस्ट किया। हालांकि चाइना ने जो है इस चीज़ को माना नहीं, मतलब उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना हाँ बोला ना बोला। और इसी को जो है अंग्रेज़ों ने ये मान लिया कि अब जो है ये चीज़ें जो है किसकी होंगी, ये चाइना की तरफ की होंगी। तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। पहले भारत का मतलब कश्मीर का हिस्सा, फिर बाद में जो है ये चाइना का हिस्सा हो जाता है, पर चाइना की तरफ से ऑफिशियल कंट्रोल नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वर्ल्ड वार 1 जब एंड होता है तो स्थिति क्लियर हो जाती है कि अब यूएसएसआर जो है ब्रिटिश इंडिया के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उस पोजीशन में अब जो है रशिया बिल्कुल नहीं था। रशिया के इतने सारे दुश्मन यूरोप में बन गए थे कि अब वो जो है वहाँ के बॉर्डर फ्रंट को खाली करके ब्रिटिश इंडिया की तरफ आए, वो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। तो फिर अंग्रेज़ों को फिर लगा कि यार फिर हम ये एरिया जो है चाइना को क्यों दें, जब अब तो खतरा है ही नहीं। तो उन्होंने फिर से वही जॉनसन लाइन के ऊपर वापस आ गए और अक्साई को फिर से जो है भारत का हिस्सा दिखाने लगे। अब हालांकि ये उस समय भी जो है नो मैंस लैंड ही रहा, क्योंकि ना ब्रिटेन ने जाके वहाँ कोई मैपिंग की, पत्थर गाड़े, बॉर्डर डिफाइन की, ना चाइना की तरफ से कुछ हुआ। तो खाली मैदान जो है वो रहा, लेकिन ऑन पेपर, ऑन मैप जो है कागज़ के ऊपर जो है फिर से जो है ये ब्रिटिश इंडिया वाला हिस्सा हो चुका था।
अब फिर बाद में जो है देश हमारा आज़ाद हो जाता है, तो 1954 में जो है नेहरू कहते हैं कि अब जो है भारत की जो भी सीमाएं हैं उनका नक्शा क्लियरली तैयार किया जाए, और कौन सा एरिया हमारा है कौन सा किसका है वो अब पूरी तरह से ठीक से तय किया जाए। तो नए मैप की जो है छपाई करवाते हैं, और ये जो छपाई है, जो जो मैप बनते हैं, ये जॉनसन लाइन के बेसिस पर ही बनते हैं, जिसमें अक्साई चीन को भारत का ही यानी कि कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया था, और कश्मीर का उस समय भारत में विलय हो चुका था, यानी ऑफिशियली हमारा हो चुका था। अब चाइना ने जो है क्या किया कि इस चीज़ को इग्नोर किया, नेहरू ने जो क्लेम किया था जॉनसन लाइन के बेसिस पे, और उन्होंने एक सड़क बना डाली अक्साई चीन के अंदर। तो यहाँ जो है 1954 में ही जो है उन्होंने एक सड़क बना दी। अब सड़क बनाने के पीछे चाइना का भी एक डर था। तो चाइना को ये डर था कि जैसे अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी कि तिब्बत को एक बफर जोन इंडिया और चाइना के बीच में रखना है, तो उनको लग रहा था कि यही कुछ पॉलिसी जो है नेहरू की भी हो सकती है, और उनको भी एक खतरा ये लगता था कि भविष्य में भी अगर कोई हमले होते हैं, या भारत जो है भविष्य में तिब्बत को अपने अपना अगर कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा, तो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए जो है इस जगह को ले लिया, और ताकि उनकी कनेक्टिविटी जो है तिब्बत और जिनजियांग के बीच की जो है स्ट्रांगली बनी रहे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है चाइना जो है अब यहाँ पे इस एरिया का अपना दावा करना शुरू कर दिया। हालांकि रोड वो पहले ही बना चुका था, मार्किंग होने से पहले, मैपिंग वैपिंग होने से पहले। इस पर जो है फिर बाद में बातचीत होती है भारत के बीच और चाइना के बीच, पर ये बातचीत फेल हो जाती है, जिसका एक बड़ा कारण जो है हमारा ये रहा कि हमने जो है दलाई लामा को जो है शरण दे दी। तो दलाई लामा को उस समय शरण देना एक बेवकूफ़ी वाला काम था, क्योंकि इसके कारण ही जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो ट्रिगर है वो शुरू हो गया। तो चाइना को पहले जो एक छोटा सा शक लगता था कि इनका तिब्बत में जो है इन्फिल्ट्रेट करने की भारत की इरादे हैं, उसको जो है यहाँ पे चाइना को जो है ये शक जो है उसका मजबूत हो गया। तो उसके बाद जो है भारत और चाइना के संबंध पहले जैसे नहीं रह सकते। तो देखिए दोनों बात हमें देखनी होती है। एक तरफ आप किसी को बोल रहे हो कि चाइना हमारा भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई है, और दूसरी तरफ आप दलाई लामा को भी शरण दे रहे हो जो कि चाइना के अगेंस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं, और यही हमारा क्लैश का कारण बन जाता है। तो 1962 में जो है फिर जो है ये युद्ध होता है, और युद्ध के पहले ही जो है वैसे उस एरिया में चाइना आ चुका था। उसके बाद जो है उनकी पूरी मजबूती हो जाती है, पोस्ट वोस्ट उनके बन जाते हैं। तो ये जो है पूरी कहानी है कि किस तरीके से जो है अंग्रेज़ों ने इस मसले को उलझाया, कभी इनका हिस्सा दिखाया कभी उनका हिस्सा। तो बाद में बीच में जो हमने देखा था कि ब्रिटेन ने जो है उनको ऑफर कर दिया था रशिया को काउंटर करने के लिए, तो फिर चाइना जो है उसी के बेसिस पे अब ये कहता है कि ये हमारा है, ये आपका नहीं है। तो अब लेकिन अगर चीज़ों को देखा जाए तो ये ना भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया है ना ही चाइना के लिए। सिर्फ एक रोड है जो कनेक्टिविटी दोनों को देती है, लेकिन इस रोड का एक्सेस तो बिना लड़ाई बिना उसके भी चाइना को मिल सकता है। लेकिन अब बात क्या होती है कि जब आपकी दो देश एक बार इस किसी चीज़ के ऊपर लड़ जाते हैं, तो फिर वो नाक का सवाल हो जाता है, क्योंकि आपके घर में आपके देश में जो है उसके ऊपर एक राजनीति होती है। तो भले ही आपके काम का वो एरिया बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वो दुश्मन के पास जाता है तो आपके यहाँ सरकारें गिरने लगती हैं, तरह तरह की जो है समस्या हो जाती है, राजनीति होने लगती है। तो वो रिस्क जो है कोई पार्टी ना भारत के अंदर लेगी ना चाइना के अंदर लेगी। तो भारत की अगर सरकार अगर इससे दावा छोड़ती है तो हमारे यहाँ की राजनीति हिल जाएगी। वैसे ही अगर चाइना की जो भी सरकार है वो अगर इससे पीछे हटती तो उनका राजनीतिक नुकसान होगा। तो इस चक्कर में जो है ये मसला सुलझता नहीं है। हालांकि ये एरिया दोनों के लिए ही कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब जो है डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत चाहे तो कर सकते हैं, पर बात तभी बनेगी जब थोड़ा थोड़ा जो है दोनों देश जो है पीछे होने को झुकने को तैयार होंगे, उसके बाद ही कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज जो है अभी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये रही आज की बात कि आगे जो है कैसे क्या घटनाक्रम होंगे, उसके हिसाब से बदलती रह सकती हैं चीज़ें। अमेरिका के साथ जो तनातनी चीन चल रही है उसका हम एक फ़ायदा उठा सकते हैं, हम एक ऑफ़र दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम अमेरिका की साइड में पूरी तरह ना जाएं, तो आप जो है इस मसले को आप सॉल्व कर लो, तो हम जो है दोस्त बन सकते हैं, अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करोगे तो भविष्य में हम अमेरिका की साइड में रहेंगे और फिर आपके लिए मुसीबत करेंगे। तो चाहे तो कूटनीति से जो है इसको सुलझाया जा सकता है,
अब लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ की पार्टी जो है इस चीज़ को कैसे लेते हैं। तो वो सब डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ कैसी क्या इक्वेशन जो है चाइना की बन रही है, तो उसका हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये जो है हमारी भविष्य की राजनीति बताएगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।